A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 5 सितंबर 2020 है, दिन है सैटरडे. आज टीचर्स डे है, तो लेट मी विश ऑल ऑफ यू हैप्पी टीचर्स डे. कहीं पर मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम में, आई थिंक ओशो का ये कोट था. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किसका था. आई थिंक ओशो का ही कोट था ये, कि एक आदमी जो है खाना खाने के मीन्स विदाउट फूड, एक आदमी लगभग 30 दिन तक ऑन एन एवरेज जी सकता है. एक आदमी पानी के बिना, एक इंसान जो है वो 7 दिनों तक जी सकता है. ये भी कहते हैं कि विदाउट ब्रेथ वी कैन लिव फॉर 7 to 8 minutes. लेकिन एक व्यक्ति जो है वो होप यानी कि आशा के बिना 1 सेकंड भी नहीं जी सकता. और मुझे लगता है कि मेरे जो टीचर्स हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हमने सीखी हैं, लेकिन टीचर्स से मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है होप, राइट, एक आशा. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट फ्यूल जो हमें हमारे टीचर्स ने हमारे अंदर इनकलकेट किया है. सोचिएगा इसके बारे में. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. और लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. डियर फ्रेंड्स, पहला जो आर्टिकल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट्स अबाउट वॉट्स और वॉट. कई बार मैंने आपको बताया है डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. और डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉलिटिक्स में भी एप्लीकेबल है. मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर हमें कोई बदलाव चाहिए तो लोगों को इस चीज़ की डिमांड करनी होगी. अगर आपके वहाँ पर आपके शहर में पोल्यूटेड एयर है, तो लोग अगर इसका विरोध करेंगे, देश इसका अगर विरोध करेगा, तो पॉलिटिशियंस के ऊपर ये प्रेशर जनरेट होगा कि उनको वो चीज़ सप्लाई करनी ही पड़ेगी. वो चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेश एयर की. अब वो फ्रेश एयर तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं वो स्टेप्स वो उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की एक डिमांड है. ये डिमांड हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल अधिकार है जिसका नाम है वोटिंग राइट्स. वोट देकर हम हमारा डिसीजन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है. शायद लोगों को, सिटीजन्स को, बहुत सारे सिटीजन्स को इस पावरफुल टूल की ताकत का अंदाज़ा ना हो, लेकिन पॉलिटिशियंस को तो इस बात की इस चीज़ से वो काफ़ी वाकिफ़ हैं कि अगर लोग नाराज़ हो गए तो फिर जो इलेक्शंस होंगे उसमें रिजल्ट आपकी, आपने लेट्स से 5 सालों में से आपने लगभग 4.5 साल बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई तो फिर सारे वोट्स जो हैं वो किसी और पार्टी को, किसी और कैंडिडेट को मिल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ जो है वो पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. अब हम बात करते हैं माइग्रेंट्स के बारे में. देखिए, माइग्रेंट्स जो हैं, हमारे देश में ऐसी सिस्टम है कि आप लेट्स से अगर आप गांधीनगर से हैं तो गांधीनगर में ही आप वोट दे सकते हैं, इज़न्ट इट. अगर आप गांधीनगर से हैं और अगर आप बेंगलोर जैसे शहर में रहते हैं तो फिर आप एक वोट डालने के लिए फ़्लाइट या फिर ट्रेन पकड़कर वापस जाकर वापस फिर बेंगलोर नहीं जाएंगे. अब आप सोचिए, हमारे देश में कितने करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना जो गांव है वो छोड़कर शहर में माइग्रेंट हुए हैं और वहाँ पर वो काम कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि वो पूरा परिवार या फिर 2-3 लोग जो हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए वापस जाएंगे और वोट एक्सरसाइज करके वो वापस आएंगे? वो खर्च भी बढ़ जाएगा और वो होता भी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई लोकल व्यक्ति किसी पॉलिटिशियन के पास जाएगा तो उनका काम करने के चांसेस जो हैं वो 41% बढ़ जाएंगे. यानी कि पॉलिटिशियन जो है वो उनकी बात को सुनेगा और जो भी काम वो बता रहे हैं वो हो सकता है, उसके चांसेस 41% ज़्यादा हैं कंपेयर टू माइग्रेंट वर्कर. क्योंकि माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो इनविजिबल हैं, उसके पास ना तो वोटिंग राइट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है नहीं, तो फिर उसका काम आप क्यों करें.
राइट। अगर ऐसे लेट्स से 2000-3000 लोग रहते हैं वहाँ पर, उनकी हालत थोड़ी ख़राब है, तो लोकल पॉलिटिशियन सोचते हैं भाई उनका मैं काम क्यों करूँ, उनका काम करूँ या ना करूँ, मुझे तो कोई वोट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वाई शुड आई इन्वेस्ट माई एनर्जी आफ्टर दिस पीपल। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है देश का और सिटीजन्स का। और पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही राज्य में भी अगर आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम माइग्रेंट होना जो है वो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। इकोनॉमिक सर्वे 2017 के मुताबिक हमारे देश में ऑन एन एवरेज 2011 से लेकर 2016 तक एवरेज हर साल 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हुए हैं। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 5 करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट 4.5 करोड़ पीपल। अब इतने लोग जो हैं वो वोट देने के लिए तो वापस जाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बिहार के थे और आज वो महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का था और वो बिहार में जाकर फुल टाइम सेटल हो गया, वहाँ पर वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो भी कोई भी काम है वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पर्सनल प्राइवेट जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो नौकरी या फिर बिजनेस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेटल तो हो गए लेकिन उनके पास ऐसे कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे वो अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करवा सके, और रजिस्टर करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, डॉक्यूमेंट का भी एक बहुत लंबा लिस्ट होता है। दूसरी जो मज़े की बात है वो ये है कि पॉलिटिशियंस एनआरआई के बारे में तो बहुत बोलते हैं कि एनआरआई को भी वोट मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि फंडिंग, डोनेशन, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एनआरआईज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमारे देश में जो हैं वो गरीब लोग माइग्रेंट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर क्वांटिटी देखी जाए, टोटल आंकड़ा देखा जाए, तो गरीब लोग जो हैं, मजदूरी करने वाले लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में उनका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार जो है, दैट इज़ वोटिंग राइट, वो नहीं दे पाते। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजी की शोध में है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम ढूंढे जिससे लोग जो हैं वो कहीं पर से भी अपना वोट जो है वो दे सकें। एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, एक डिस्कशन चल रही है, आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कर देना। जो वन नेशन वन राशन की जो बात चल रही है, वन राशन कार्ड की जो बात चल रही है, तो उसमें जैसे आप किसी भी जगह से जाकर किसी भी शहर देश में किसी भी जगह पर आप चले जाइए, वहाँ पर आपको आपका राशन जो है मिल जाएगा, क्योंकि आधार से इसका ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आपका थंब प्रिंट काम नहीं कर रहा है तो आइरिस स्कैन या फिर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि यह डेफिनेटली पॉसिबल है। और एक और चीज़ है, हम ई वोट को भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो में अगर लोग वोट कर सकते हैं और डुप्लीकेशन नहीं होता है उसमें, तो फिर इसमें भी हम कर सकते हैं। जो हमारे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल इलेक्शंस, तो उसमें भी ये किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर हैं, फेशियल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी हैं। तो आप रिमोट वोटिंग यानी कि कहीं पर से भी वोट कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सोचना है, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्योंकि आज भी यूएसए में ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन भारत जैसा देश जो है वो ईवीएम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारे देश, ऐसा नहीं है कि ये ईवीएम को हैकिंग और ये सारी चीज़ों की वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं। उनको ये सारी चीज़ें समझनी हैं अच्छी तरीके से, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे देश जो हैं वो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। हमारे लोग भी यहाँ पर वहाँ पर जाते हैं और हम ईवीएम्स को भी बेचते हैं, बहुत सारे देशों को बेचते हैं। तो आई एम श्योर भारत ने ईवीएम और इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी एक हम एक लीडर रहे हैं, पाथ सेटर रहे हैं। तो ये रिमोट वोटिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, लेक्चर अगर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है और हमारी चैनल के ऊपर जो वीडियोस हम हर रोज़ डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप इनको देखते हैं, इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ए न्यू डायमेंशन, इंडो पैसिफिक
राइट, ये रहा पूरा इंडो पैसिफिक का रीजन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के देश जो हैं, तो ये सभी इंडो पैसिफिक रीजन के इंडो पैसिफिक जो हम कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटजी है, तो उसके पार्ट हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब ने। उन्होंने ये बताया कि क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है, जिसमें 4 देश हैं, एक है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहाँ पर हैं यूएसए, तो ये 4 देश जो हैं ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल क्वाड बनाते हैं। उन्होंने बताया क्वाड वुड बी ए गुड मैकेनिज्म टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस फोनोप्स इन इंडियन ओशियन एंड सराउंडिंग ओशियंस इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक। उन्होंने ये बताया कि ये क्वाड जो है एक अच्छा मैकेनिज्म है जिससे हम मेक श्योर कर पाएंगे कि ये पूरा रीजन जो है ये फ्री रहें, ओपन रहें। कहने का मतलब ये है कि चाइना का यहाँ पर जो एक दबदबा बनाने का एक सपना है वो नाकाम हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो पाए, इसको लेकर क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऐसा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने बताया है। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बहुत सारे प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा करता है। प्रश्न ये है कि क्या क्वाड मिलिट्री पेट्रोल्स किया जाएगा, क्या भारत उसका पार्ट बनेगा? मिलिट्री पेट्रोल्स यानी कि ये 4 देश मिलकर इस रीजन में जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, तो क्या भारत इसका पार्ट बनेगा? एक मालाबार एक्सरसाइज हर साल कंडक्ट की जाती है, तो आज भी फॉर्मली भारत ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी ऑन बोर्ड लाया जाए या फिर ऐड किया जाए। ऐसी कोई भी चीज़ भारत ने फिलहाल ऑफिशियली तो नहीं बताई है। एक बात चल रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया को ऑन बोर्ड लिया जा सके। आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए कि ये मालाबार एक्सरसाइज जो हैं, इसमें ऑफकोर्स भारत तो है ही, लेकिन दूसरे 2 देश हैं, तो वो दोनों देश कौन से हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ईजी टू आंसर क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो आज तक अभी तक जो हमने बात की उसमें से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एनीवे, it is also clear that LAC tensions and clashes as well as PLA's refusal to implement border agreements have convinced New Delhi that new strategies will be required to deal with Beijing. LAC में जिस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं और जिस प्रकार से ये पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, वो जिस प्रकार से एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने से दूर भाग रही हैं, या फिर जो बातें डिस्कशन हो रही हैं और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब भारत भी ये समझ गया है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना होगा, नई स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना होगा। आने वाले टाइम में भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग करने वाला है। ये मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होगी जिसमें इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 यानी कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स को इनवाइट किया जा सकता है। ऐसी बातचीत फिलहाल चल रही है। प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि 2018 में जब इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात आई, तब मोदी साहब ने ऑफिशियली ये बताया था कि इंडिया सीज द इंडो पैसिफिक एज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। हम इसको एक जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने भी देश हैं ये सभी इंडो पैसिफिक के पार्ट हैं। हम इसको स्ट्रेटेजी या फिर एक क्लब के तौर पर नहीं देख रहे हैं जिसमें कुछ देश मिलकर यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम करें। ऐसा 2018 में बताया था। कुछ टाइम पहले की बात है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने एनालाइज भी किया था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सामरिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में हमने बात की थी, और मिस्टर जयशंकर ने यह भी बताया था कि भारत किसी भी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन शायद हमें देखने को मिल रहा है कि जनरल बिपिन रावत का इशारा ये है कि एक क्वाड जो है वो यहाँ पर मिलकर ये इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करेगा या फिर इसके ऊपर नज़र रखेगा, और अगर किसी दूसरे देश ने जो इस रीजन का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल चाइना अगर इंडियन ओशन में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसा इशारा उन्होंने किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब भारत का स्टैंड जो है वो अलग हो, क्योंकि अब भारत नई स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करे। जो हमने यहाँ पर बात की उसको लेकर शायद भारत का माइंड अब चेंज हो गया हो।
एनीवे एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप याद रखिए या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जो हैं, ये टोटल जो ये चार देश हैं, तो इसमें से सिर्फ इंडिया अकेला ऐसा देश है जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। बाकी के देश जो हैं वो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो क्वाड जो हैं वो कितना कारगर साबित होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। चाइना के साथ जुड़ा हुआ ही एक आर्टिकल, एज वी ऑल नो कि चाइना के 118 ऐप्स को अभी हमने बैन कर दिया है। टोटल 200 जितने ऐप्स को हमने बैन किया है। और भारत, चाइना या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। एज वी ऑल नो, फेसबुक की सबसे बड़ी मार्केट भारत है, व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट भारत है, टिकटॉक की सबसे बड़ी मार्केट भारत थी। तो क्योंकि यहाँ पर एक पॉपुलेशन है और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो भारत में चीज़ों को बैन किया जाए या फिर ब्लॉक किया जाए तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैंने आपको एक नया सोचने का एंगल दिया था। मुझे याद नहीं है कि मैंने द हिंदू एनालिसिस में इसकी डिस्कशन की थी या फिर डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, देन आई एम श्योर यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। चाइना के प्रोडक्ट्स की इमेज क्या थी? मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ। चाइना के प्रोडक्ट्स को बताया जाता था कि ये क्वालिटी में बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स, राइट? कि चाइनीज़ सामान जो है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चला तो 2 दिन में बिगड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट की बात थी, गुड्स की बात थी। अब चाइना, आप देखिए, सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, सर्विसेज में भी काफ़ी आगे निकलता नज़र आ रहा है। और अगर एक बड़ा देश, एक इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा क्लाइंट भारत जो है, वो उनकी सर्विसेज यानी कि उनके ऐप्स जो हैं वो सर्विसेज का पार्ट है, तो वो भी अगर बंद करा है तो दूसरे देशों के ऊपर भी एक इसकी इम्पैक्ट होगी और चाइनीज सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो खड़े होंगे। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऐप बंद कर देंगे। तो आप सोचिए, उनकी सिर्फ हम कंपनीज नहीं, लेकिन एज ए ब्रांड चाइना, एज ए देश जो है, उनकी छवि जो है वो ख़राब होगी। जैसे पहले एक बहुत लंबा टाइम लगा चाइना को दुनिया को कन्विंस करने में कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, अब हम सेफ सर्विस भी डिलीवर कर सकते हैं, ये प्रूव करने में चाइना को बहुत साल, बहुत वक्त जो है वो लग जाएगा। ये एक जो हम कहते हैं ना, ट्रस्ट, कि एक बार किसी के ऊपर से आपका विश्वास टूट गया, फिर वो वापस बैक टू नॉर्मल होना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इतना बड़ा डैमेज है, राइट? उनकी इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डैमेज कंडक्ट हुआ है इस भारत के डिसीजन से। द डिसीजन हैज़ बिन टेकन बेस्ड ऑन सेवरल कंप्लेंट्स। भारत का कहना यह है कि भारत के लोगों का डेटा जो है वो चुराया जाता था और उसको भारत के बाहर भेजा जाता था। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ हो रही है या फिर ये चीज़ साबित हुई है, भारत सरकार को इस चीज़ के बारे में पता चला है, तो आज तक हमने इसके ऊपर कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? ये एक लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन ये एलएससी में जो इश्यू हुआ उसके बाद ही इस चीज़ को हमने बैन किया। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम रिएक्टिव हैं जिसमें हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। दूसरी दुखद बात है कि आज भी हमारे पास कोई ख़ास ऐसा ठोस डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं है। तो एक ऐसा देश जो अपने आप को सर्विसेज के माध्यम से आगे आया है, आईटी और ये सारी चीज़ों में भारत बहुत आगे हैं, और जिस प्रकार से चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। फिर एक आर्टिकल है, पार्लियामेंट स्टिफल्ड बिजनेस एंड ए वर्ड ऑफ एडवाइस। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कल हमने इसके बारे में बात की थी। आपको पता है कि क्वेश्चन आवर जो है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आवर को कैंसिल किया गया है। आने वाला जो मॉनसून सेशन है, जो 14 सितंबर से शुरुआत होगी इसकी, तो इसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। जो ज़ीरो आवर हैं, जिसमें मेंबर्स जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रश्न जो हैं वो देश के सामने रखते हैं, तो इसको भी बहुत ही लिमिटेड किया गया है, इसका भी टाइम कट किया गया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे राज्यों में भी सेशंस हुए थे और काफ़ी शॉर्ट सेशंस हुए थे। कई राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बस एक दिन का सेशन हुआ, फटाफट उन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए एंड दैट वाज एवरीथिंग, राइट? दैट्स इट। उन्होंने फिर वो सेशन जो है वो बंद कर दिया। कल मैंने बात की थी, अगर आज आपका पहला दिन है द हिंदू एनालिसिस का, तो मैं चाहता हूँ कि कल का जो लेक्चर है उसमें
ये जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो एक बार आप देख लीजिएगा, वो एक बार आप अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, ताकि आपको आज का टॉपिक और ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि आज मैं बहुत ही ब्रीफ यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि आज कुछ नए पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये है हमारी सिस्टम, राइट। लोग जो हैं उनका काम पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिशियंस एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, मिनिस्टर्स, वो डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, उनको फिर पार्लियामेंट को जवाब देना है। पार्लियामेंट जो है उसमें अपोजिशन लीडर और देश जो है मीन्स लीडर्स जो हैं, एमपीज़ जो हैं वो नज़र रखते हैं, और फिर एमपीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ये पूरी सिस्टम काम करती है। और अगर कोई ऐसा कानून बनाया जो इलीगल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स जो हैं इसके ऊपर नज़र रखती हैं। अब आरोग्य सेतु ऐप का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जैसा एक ऐप यूके की गवर्नमेंट ने बनाने के बारे में सोचा, तो उस टाइम पर यूके की पार्लियामेंट ने यह डिसीजन लिया कि हम किसी भी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बिना, किसी भी पहले हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि डेटा हम कितने टाइम तक सेव करेंगे, किस प्रकार का डेटा सेव किया जाएगा, डेटा को कब डिलीट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। ऐसे ही हम किसी ऐप को लॉन्च नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे देश में एक ऐप बनाया गया और उसको मैंडेटरी बनाया गया कि आपको ये ऐप जो है वो यूज़ करना है। तो दिस इज़ ए डिफरेंस। यूके की पार्लियामेंट जो है उसने ऐसे टफ टाइम में भी ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में बस आरोग्य सेतु ऐप को हमारे ऊपर थोपा गया। तो दिस इज़ a big difference that you see। एक मैच्योर्ड और एक मैच्योरिंग डेमोक्रेसी का डिफरेंस ये है। वहाँ पर अगर ऐसा किया होता तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका प्रोटेस्ट करते, और ओपोजिशन लीडर्स ने भी ऐसा कुछ होने नहीं दिया। हमारे देश में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो 4 महीनों से मिली ही नहीं हैं, और इन पर्सन मीटिंग जो फेस टू फेस जो मीटिंग होती है तो वो बस एक ही हुई है अभी। एंड दिस इज़ अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज़। दूसरे ऐसे देशों में, बहुत सारे यूरोपियन देशों ने एमपीज़ जो हैं उनके घर पर ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर दी है कि वो घर से पार्ट ले सके कंप्यूटर और इनके माध्यम से। उन्होंने पूरा एक सॉफ्टवेयर और ऐसी चीज़ें सेटअप की हैं कि वो घर से सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस और अपना काम जो है वो कंटिन्यू रख सकें, वर्क फ्रॉम होम कर सकें। क्या आपको पता है ये पूरा जो पेंडेमिक का फेज़ है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ 900 जितने ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस इश्यू किए हैं, और राज्य सरकारों ने 6000 जितने ऑर्डर्स इश्यू किए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की स्क्रूटिनी या फिर डिस्कशन इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं हुई है। तो आने वाला जो सेशन है ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम चीज़ों को सोच रहे हैं। जो यूके का एग्जांपल है, ये एग्जांपल ऑन गोइंग गाइडेंस मैकेनिज्म की तरह है कि अगर आप आरोग्य सेतु टाइप ऐप निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर पहले से ही डिस्कशन हो रही है। तो ये डिस्कशन से क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम एनालिसिस। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद हम उसके कारण ढूंढ रहे हैं। यूके जैसा देश जो है वो उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे ना हो और वो एक लंबा जीवन जी सकें, इस प्रकार की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ जस्ट ए रफ एग्जांपल, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर कोर्ट्स, अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट्स जो हैं वो आपके डिसीजंस में इंटरफियर करेगी। कोर्ट्स को कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल टेलीकॉम सेक्टर का जो गवर्नमेंट ने बताया था कि AGR ड्यूज़ जो हैं वो आप 20 सालों के अंदर पे कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऐसी ख़ास चीज़ एक्शन नहीं ली। तो फिर कोर्ट ने फाइनल एक्शन ले ली कि 10 सालों में ये पे कर दीजिए। यू सी, तो जहाँ पर सरकार, पार्लियामेंट अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी तो फिर वहाँ पर कोर्ट्स तो डेफिनेटली इंटरवीन करेगी ही। और हम आपको वोट्स देकर वहाँ पर भेजते क्यों हैं, इसलिए ताकि आप क्वेश्चन और ये सारी चीज़ों को निकाल कर सारी चीज़ों को बाईपास कर दें। नॉट एट ऑल। हमें पता होना चाहिए कि चाइना, ये जो बॉर्डर इश्यू है, तो एग्जैक्टली उसमें हम क्या कर रहे हैं। ऑफकोर्स टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं वो हम नहीं जानना चाहते, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो हम सिर्फ किसी फोरम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर बता देते हैं कि रूल बेस्ड थिंग ये वो एक्सेट्रा। तो इससे देश को जो आंसर्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं। बजट जब डिस्कस किया गया तब से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, तो हमें फिर से बजट को डिस्कस करना चाहिए कि अब क्या करेंगे हम। लॉकडाउन के टाइम पर गरीबों के साथ क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में सरकार को एक्सप्लेनेशन देना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्वेश्चन आवर के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं।
फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये रेड प्लैनेट यानी कि मार्स के साथ जुड़ा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये पेंडेमिक के टाइम पर 4 मिशंस अलग अलग देशों ने लॉन्च, आई एम सॉरी 3 मिशंस लॉन्च हुए। दूसरे कुछ जो थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के और रशिया के, तो ये थोड़े पोस्टपोन किए गए, वो टाइम पर ऐसा वो नहीं कर पाए। ये जो अलग अलग देशों ने ये मिशंस लॉन्च किए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार की रेस में है। 1960s में जो चांद पर पहुंचने की जो रेस थी, ऐसी ही रेस मार्स को लेकर हो रही है। लेकिन द रियलिटी इज़ नॉट दैट। रियलिटी इज़ कि हर 26 महीनों में पृथ्वी और मार्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होता है, और ये एक बहुत ही ब्रीफ विंडो होता है कि इस टाइम पर अगर आपने मिशन को लॉन्च कर दिया तो ठीक है, वरना आपको दूसरे 26 महीनों की राह देखनी पड़ेगी। यहाँ पर बात बताई है, एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जियोवानी शियापरेली। तो ये जो जियोवानी शियापरेली हैं, ये 1887 में उन्होंने बताया कि मार्स जो हैं उनके ऊपर वो इटालियन वर्ड है कनाली, यानी कि चैनल्स हैं, नॉट कैनाल्स नहीं, वो कैनाली का मतलब है चैनल्स, वहाँ पर अलग अलग चैनल्स हैं। ऐसा उन्होंने, चैनल्स नॉट लाइक स्टडी IQ एंड थिंग्स लाइक दैट, ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्ग डिप्रेशन और नैरो एंड लॉन्ग डिप्रेशंस, और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे थे। तो लोगों ने ये समझा उस टाइम पर कि वो कैनाल्स के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसके ऊपर बहुत सारा फिक्शन और ये सारी चीज़ें, फिर बहुत सारी किताबें और ये सारी लिखी गई। फिर जब साइंस थोड़ा डेवलप हुआ, लोग ऑब्जर्व करने लगे, तब पता चला कि ऐसा नहीं था। वो बता रहे थे चैनल्स के बारे में। एनीवे, मार्स जो है, मार्स और हमारी पृथ्वी के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि वहाँ पर भी सीजन्स होती हैं, वहाँ पर रॉकी कॉम्पोजिशन है, और वहाँ पर पानी था, बर्फ़ तो हमें मिला, और वहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि जीव भी था, लाइक बैक्टीरिया, राइट। वहाँ पर कोई एलियंस नहीं रहते थे, बैक्टीरिया लेवल के वहाँ पर जीव भी शायद थे, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक दूसरी चीज़ चल रही है, एक बहुत बड़ा आइडिया चल रहा है, जिसको कहा जाता है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग का मतलब ये है कि एक पूरे प्लेनेट के ऊपर हम जीवन जी सके ऐसा वहाँ पर सेटअप क्रिएट करना, राइट, जिसको अर्थ फॉर्मिंग भी कहते हैं, कि मार्स में जाकर हम कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर बनाए। लेट्स से वहाँ पर जाकर एक बिल्डिंग बनाई, तो उस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों की सप्लाई होगी, खाना पीना होगा, कि आप वहाँ पर रह सकें। अब ये फ़िलहाल तो हमें इम्पॉसिबल लग सकता है। 1887 के टाइम पर जब जियोवानी साहब थे, तो उस टाइम पर आप किसी को बताया कि लोग उड़ सकते हैं, तब लोग यही सोचेंगे कि दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन 1911 के 12 के टाइम पर, आई थिंक इट वाज 1912, जब राइट ब्रदर्स ने फ़्लाइट की शुरुआत की, मॉडर्न एयरक्राफ्ट की, और आज आप बहुत ही एक लग्जरियस ट्रैवलिंग कर सकते हैं, isn't it? इतने सालों में आप देखिए कि 100 सालों के अंदर कितना डेवलप हो गया ये एयरलाइंस। इन द सेम वे, आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल के बाद शायद ऐसा भी हो कि बहुत सारे लोग, हम में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो मार्स का चक्कर लगा कर आए। यू नेवर नो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2033 में नासा का मिशन वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने का जो एक मिशन है उसको साइन कर दिया है। रशिया 2040 से लेकर 45 के बीच में मार्स में लोगों को भेजने की बात कर रहा है, और दूसरे देश भी इसके बारे में सोच रहे हैं। एनीवे, कंपटीशन अच्छी बात है, हेल्थ कंपटीशन है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इससे पहले की हमारे डिस्कशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेनेट के बाहर निकले, तब हमें ह्यूमन बींग्स के एक स्पीसीज़ की तरह सोचना चाहिए, ना कि अमेरिकन रशियन की तरह। तो ग्लोबल एक कोऑपरेशन होगा, तो ये दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात होगी। वैसे एलोन मस्क का कहना यह है कि मैं मार्स के ऊपर मरना चाहता हूँ, मीन्स के अगर उनका मृत्यु हो तो मार्स के ऊपर हो। कहने का मतलब ये है कि वो इंटरप्लेनेटरी ये जो मूवमेंट है उसको और ज़्यादा बल देना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स। मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख लीजिए, एंड लेक्चर की PDF जो है वो टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं। कल है संडे, तो कल एक मेरे लिए छुट्टी का दिन होता है, रिचार्ज का दिन होता है, तो आई टेक ऑफ ऑन संडेज, तो कल मुलाकात नहीं होगी। आज डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस
लेकर डेफिनेटली आ रहा हूँ एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। और अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। एन्जॉय योर स्टडीज़, एन्जॉय योर वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।